विजय जी, पहले थोड़ा इसकी राजनीति समझाइए मुझे। ये जो 7 नए मंत्री बीजेपी के बने हैं, शक्ति यादव इशारा कर रहे हैं कि पहली बार नीतीश कुमार की जड़ें काटने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कितना सच है इसमें? सर वो तो शक्ति जी बता रहे होंगे, लेकिन मैं जब ये खबर आई थी कि 7 मंत्री बनेंगे, हालांकि वो तो बीजेपी के कोटा के ही मंत्री हैं, कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ उसमें, लेकिन मुझे एक चाइनीज प्रोवर्ब है और चाइनीज फॉरेन पॉलिसी में काम में लिया जाता है शब्द ज़्यादातर, सलामी स्लाइसिंग। तो सलामी स्लाइसिंग की याद आई। सलामी स्लाइसिंग क्या होता है कि धीरे धीरे स्लाइस काटते जाना। ठीक है, उससे फायदा क्या होता है कि कटने वाले को भी नहीं पता चलता, और जब कट चुका होता है तो कट चुका होता है। तो वो ये मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ लग रहा है। जैसे शक्ति जी ने भी जिक्र किया, उसमें पहली बार नीतीश कुमार जी के इलाके से, नालंदा से किसी को मंत्री बनाया गया। क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री जिस इलाके को रिप्रेजेंट करता हूं उसमें किसी की जरूरत है? दूसरा, उनके कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी, कुर्मी कम्युनिटी को कहते हैं, उससे भी मंत्री बनाया गया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की चॉइस है। और ये कहना कि वो चीफ मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव होता है, ये तो एक फॉर्मल बात है, क्योंकि गठबंधन में तो गठबंधन पार्टियां अपने अपने हिस्से के मंत्री तय करती हैं, और किसको बनाना है, कितना बनाना है, वो गठबंधन में तय होता है। तो उसमें एक तो मंत्रिमंडल विस्तार से कोई इतना अचरज वाली बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये सलामी स्लाइसिंग का एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया ताकि ये काम किया जाए। अभी अनुप्रिया जी ने, आपने निशांत जी का जिक्र किया, लेकिन अनुप्रिया जी 2 राजकुमार का जिक्र कर रही थी। निशांत जी को वो राजकुमार पता नहीं मानती है कि नहीं मानती, तो तीसरे राजकुमार की एंट्री हो गई ना। यदि तेजस्वी हैं, राहुल जी हैं, तो निशांत कुमार भी एंट्री हो गई है। तो वो तो बेहतर है। शक्ति जी ने कहा कि भाई हम किसी की एंट्री के खिलाफ नहीं, वो ठीक है, अलग बात है। निशांत जी की एंट्री से भारतीय जनता पार्टी को एक और फायदा हुआ है। सब लोग समझ रहे हैं कि उससे नुकसान हुआ है, मुझे लगता है उससे फायदा हुआ है कि तोहिन जी के पास एक मौका हो गया कि निशांत जी को थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, तो नीतीश जी की एग्जिट और आसान हो जाती है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, अब तीसरी बात है कि देखिए, ये नंबर गेम होता है ना डेमोक्रेसी में। भारतीय जनता पार्टी की, जैसे तोहिन जी ने भी कहा कि मजबूरी है कि उनके पास कोई चीफ मिनिस्टर फेस नहीं है। एमएलए तो है, चीफ मिनिस्टर फेस नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर फेस की प्रॉब्लम नहीं है। फेस की प्रॉब्लम के बजाय वोट की प्रॉब्लम है। उनके पास अब भी लोकसभा में भी 20% वोट आए हैं, तो 20% से तो सरकार नहीं बना सकते। इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना मजबूरी है, क्योंकि 20 और 16 मिलकर वो कैसे बनता है। लेकिन लाडला कहने का मतलब, अब भागलपुर में जो सभा हुई, एनडीए के सारे लोग मौजूद थे, तो वहां पर तो कह सकते थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। मतलब एक संभावना बन सकती थी। अब लाडला कहा है, आपको याद हो, मेरे को तो अचानक याद आया कि वो खट्टर साहब के हाथ, कंधे पर हाथ रखा था। उसके अगले दिन नायब सिंह वहां पर मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, नहीं, पर लेकिन बिहार का सीन थोड़ा अलग है विजय जी। नहीं तो वो मजबूरी है। केंद्र की सरकार भी जेडीयू के समर्थन पे टिकी है। नीतीश जी को नाराज नहीं कर सकती बीजेपी अभी। अरे अनुप्रिया जी को नहीं पता, आपको पता है कि उनके एमपी उनके साथ हैं कि बीजेपी के साथ हो जाएंगे। आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अनुप्रिया जी से तो पूछिए। आप बड़ी बात कह रहे हैं। तो इसलिए जेडी, केंद्र सरकार को कोई नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं है। अभी मसला बिहार चुनाव का है, और बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, और नीतीश कुमार की जरूरत भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि अब वो अकेले के दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। जो उनका सहारा है, एक बड़ा सहारा है। अब और क्या इंडिया गठबंधन में जाने के लिए बहुत देर हो गई है क्या नीतीश कुमार के लिए? मुझे नहीं लगता कि अब कोई संभावना हो। हालांकि कोई संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में कब तक क्या हो सकता है, और अभी तो बहुत समय, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब नीतीश कुमार जी वहां जाएंगे, क्योंकि नीतीश अब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का इतना सपना बड़ा कर चुके हैं कि वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और नीतीश जी बिना मुख्यमंत्री बने तो इधर से उधर मूव करने वाले नहीं है। यानी उनको मुख्यमंत्री रहने का ज्यादा चांस बीजेपी के साथ ही है। यदि है तो चांस उनके पास ही ज्यादा है, भारतीय जनता, और उसके साथ मिलकर उनको मदद मिल जाएगी कि एक वोट बैंक बड़ा उनके साथ मिल रहा है। लेकिन मुझे संभावना लग रही है महाराष्ट्र जैसी ही, कि शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। पर क्या बीजेपी और जेडीयू की सीटों में इतना फर्क आएगा जितना महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में आया? देखिए, आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी पिछली बार से। जो 75 सीटें हैं, जो आज 84 हो गई है, तो वो हो सकता है 100 तक भी पहुंच जाए। अब वो तो कैसी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, कैसे मजबूत करे, और आप फिर भूल जाते हैं। आपकी याददाश्त तो इतनी अच्छी थी। हनुमान का क्या हाल है? लंका दहन में हनुमान की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण। लेकिन एक बात बताएं विजय जी आपको, अभी हाल में मैंने चिराग पासवान का इंटरव्यू किया, उन्होंने खुलकर माना
उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं नीतीश जी को दोबारा सीएम मानने के लिए। एनडीए जीता तो दोबारा नीतीश जी को ही सीएम बनना चाहिए। आप भी बहुत भोले हैं। नहीं, मैंने भोले उनसे बुलवाया ये। हाँ, बुलवाया ना आपने, और उन्होंने माना ये। बीजेपी नहीं मान रही है अभी तक, चिराग ने मान लिया। अब वो तो देखिए, हनुमान हमेशा राम के साथ रहते हैं। हाँ, और चिराग पासवान से आपने इंटरव्यू किया होगा तो उन्होंने ये भी कहा होगा कि उनके राम कौन है, नीतीश कुमार है या प्रधानमंत्री? वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो फिर जो राम कहेंगे वही तो होगा ना, वही सोए राम रचिरा का। ये तो पढ़ा है आपने कि उस तरह से चल रहा है। मुझे लगता है कि राजनीति अब इस तरह से हो रही है कि आरजेडी अब यदि 11 मार्च को जो राम की कृपा से यदि कुछ और हो जाता है, हाँ। राउज एवेन्यू कोर्ट में कुछ लोग और जेल चले जाते हैं, तो फिर एक राजनीति का एक अलग कदम बढ़ेगा। मतलब अभी मौजूदा तौर पर मुझे लगता है कि बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस हनुमान चिराग पासवान, वो तीनों साथ होंगे। और चिराग पासवान की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अनुप्रिया जी को थोड़ा सा बलिदान करना पड़ेगा। लग रहा है आपको इस बार? मुझे ऐसा लगता है कि चिराग की सीटें बढ़ेंगी, चिराग की क्योंकि सीटें लोकसभा में कम से कम विधानसभा सीट उनको ज्यादा देनी पड़ेगी ना। पिछली बार तो थी नहीं उनकी हिस्सेदारी, तो अब हिस्सेदारी उनकी आएगी तो वो जेडीयू लोकसभा में उनको 6.5% के आसपास वोट आया है। 5 सीटें जीते हैं वो। हाँ, तो फिर 5 सीटों का मतलब करीब 30-35 सीटों का नहीं, लेकिन लोकसभा अगर चुनाव देखेंगे विजय जी, तो वहां पर 12-12 सीटें बीजेपी और जेडीयू जीते हैं बराबर बिल्कुल। हाँ, ठीक उस लिहाज से अगर सीटों का बंटवारा होता है, मैं कह रहा हूं कि चिराग या 2020 के हिसाब से बंटवारा होता है, पासवान को सीट तो देनी पड़ेगी ना इस गठबंधन में। हाँ। तो कौन देगा? दोनों देंगे तो वो दोनों तो दे देंगे। ये बिल्कुल ठीक आपने बात कही कि दोनों देंगे, बीजेपी भी देगी, जेडीयू भी देगी। लेकिन जब वो नंबर आएगा किसके साथ जाने का, तो वो बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ ही जाएंगे, बीजेपी के साथ ही जाएंगे, है ना। वैसे आपने कहा तो मैं मान लेता हूं कि चिराग पासवान नीतीश जी के साथ खड़े। तो 243 सीटों का बंटवारा, मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी सीटों के बंटवारे में भी जेडीयू को कम सीटें देना चाहेगी? वो ये कहेगी कि आपका स्ट्राइक रेट कम था। बीजेपी प्लस एलजेपी को एक मान के चलिए, ओके, तो वो नंबर ऑफ सीट्स अपने आप ही बढ़ जाएगा। ओके। यदि ऐसे दिखाने के लिए लगे कि 120 सीटें ही देनी है जेडीयू को, जो पिछली बार एक ज्यादा दी थी, 122 दी थी, हालांकि उसमें से 10-10 कम ही कर देंगे ना, तो 10 सीटें उनकी कम हुई तो बीजेपी की तो 20 सीटें बढ़ गई ना, 10 सीटें बढ़ गई। तो उसमें कितनी सीटें मिलती हैं वो महत्वपूर्ण है। और बीजेपी की कोशिश है कि माननीय मुख्यमंत्री लाडले बने रहे, मुख्यमंत्री ना रहे।